नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल दहिया एजुकेशन हब में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद में आगे जो बेल आइकन का निशान है प्लीज़ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको आने वाले सभी जानकारियाँ सबसे पहले मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों। अब शुरू करते हैं आगे। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक सूचना देना चाहूँगा कि जैसा कि आप सभी को पता भी होगा, हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम शुरू करते हैं आगे। तो आगे की हमारी क्लास थी रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन की आज हमारी 6th क्लास है। तो अब आगे बात करेंगे क्वेश्चंस पर। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में क्या है कि जैसे आयु, परसेंटेज, मिश्रण, मतलब कई चैप्टर इसमें काउंट है। तो हम सभी के क्वेश्चंस पर बात करेंगे। तो आगे हमारे क्वेश्चन है। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, जैसे समय चाल दूरी पर एक क्वेश्चन है, तो उसको हल करेंगे। तो क्वेश्चन है कि 3 कारों द्वारा 1:2:3 के अनुपात में दूरी तथा दूरी तय की गई। यदि यात्रा के समय का अनुपात 3:2:1 हो तो उसकी चालों का अनुपात क्या होगा। अब हमारे पास क्या है, दूरी का अनुपात है और समय का अनुपात है, और उससे हमें क्या करना है, चालों का अनुपात निकालना है। तो जैसा कि समय चाल दूरी का एक चैप्टर है, तो उसमें है चाल बराबर क्या है, दूरी बटा समय, या फिर दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणा समय। तो ये क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है। तो आगे हमारे पास अनुपात दिया हुआ है। अनुपात एक तो है दूरी का, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो पहला अनुपात है हमारे पास दूरी का, जो कि क्या है, 1:2:3। ये क्या है, 3 कारों की दूरी है कि इनको इस अनुपात में दूरी तय करनी है। आगे है समय, जो कि इस समय में दूरी तय करनी है। समय का अनुपात है 3:2:1। अब हमें निकालना क्या है, इनकी चालों का अनुपात निकालना है। तो चाल बराबर क्या है, हमारे पास फॉर्मूले में है दूरी बटा समय। तो हम अनुपात से भी क्वेश्चंस को इसी टाइप से हल करेंगे। तो यहां से चाल का अनुपात क्या होगा, चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटा समय। तो यहां से होगा 1/3 अनुपात 2/2 अनुपात 3/1। तो यहां से ये क्या है, चालों का अनुपात। अब आगे अगर बात करें कि 2 से तो क्या कैंसिल हो सकता है, तो यहां से हम इसको कर देंगे 1। अब 3 के नीचे 1 है तो चलो कोई बात नहीं। अब आगे अगर इसको हल करें, ये क्या है, भिन्नों में है। अगर इसको साधारण संख्या में चेंज करें, साधारण चाल में अगर करें, तो नीचे जो क्या है, हर है, तो हर का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे और ऊपर क्या कर देंगे, तीनों संख्याओं को समान संख्याओं से गुणा कर देंगे। तो आगे है एलसीएम, इसका कितना आएगा, 3 और 1 का एलसीएम आएगा 3। तो एलसीएम से क्या करेंगे, इनको गुणा करेंगे। तो अगर 3 से इसको गुणा करें या फिर नीचे करते हैं, तो क्या होगा, 3 से 3 तो कैंसिल। आगे 1 को अगर 3 से गुणा करें तो 3, और 3 को 3 से करेंगे तो 9। तो चालों का अनुपात हम यहां लिखते हैं। चालों का अनुपात क्या होगा, 1:3:9। तो ये क्या है, चालों का अनुपात। हमें दूरी और समय का अनुपात क्या है, पहले से दिया हुआ था। तो ये चालों का अनुपात होगा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है
अब ये है मिश्रण का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है धातु A के 60 किलोग्राम के साथ धातु B का 100 किलोग्राम मिलाया गया। यदि धातु A में शीशे और टिन का अनुपात 3:2 हो तथा धातु B में यह अनुपात 4:1 हो तो नई धातु में टिन कितना होगा। हमें क्या है, टिन और शीशे का अनुपात है हमारे पास, और पूछा क्या है कि नई धातु में टिन कितना होगा या कितना किलोग्राम होगा। तो धातु A में तो क्या है, A का अनुपात है 3:2 और B का अनुपात है 4:1। A का कितना 60 किलोग्राम और B का कितना 100 किलोग्राम मिलाया गया। अनुपात क्या है, पहले शीशा और बाद में क्या है, टिन। तो पहले शीशा फिर है टिन। अब बात करें कि ये क्या है, धातु A में क्या है, ये तो शीशा और ये है टिन, तो ये इनका अनुपात है। अगर हम अलग अलग निकालना चाहे कि इसमें शीशा कितना है और टिन कितना है, टोटल कितना है 60 किलोग्राम। 60 किलोग्राम में 3:2 में इसको बांटा गया है। तो बात करें कि 3 अनुपात तो क्या है, शीशा, और 2 अनुपात क्या है, टिन। अगर हम इसको अलग अलग निकालना चाहे कि A में हमें क्या चाहिए, टिन चाहिए। क्वेश्चन में पूछा है कि नई धातु में टिन कितना होगा। तो A में टिन की अगर बात करें तो A में टिन कितना होगा, 2 है। टिन कितना है 2 रेशियो में, और टोटल कितना है 5, क्योंकि 2 और 3 क्या हुआ 5। और अगर किलोग्राम में बात करें तो कुल कितना है 60 किलोग्राम। तो यहां से ये 12 बार कटेगा, ये 24 किलोग्राम। अगर धातु A की बात करें तो A में टिन कितना है 24 किलोग्राम। अब अगर बात करें धातु B में टिन, तो धातु B में टिन कितना है, 1 अनुपात में टिन है और 4 अनुपात में क्या है, शीशा। तो अगर हम टिन निकालना चाहे तो टिन क्या होगा 1/5, क्योंकि इनका भी योग कितना है 5। तो 1/5 गुणा टोटल कितना है धातु B में 100 किलोग्राम, तो यहां से होगा 100 किलोग्राम। तो यहां से ये कितना हुआ 20 किलोग्राम धातु B में। अब अगर बात करें कि कुल कितना होगा, तो पहले A धातु में तो कितना हुआ 24 किलोग्राम, B धातु में कितना हुआ, ये 20 किलोग्राम। तो A धातु में 24 किलोग्राम, B धातु में 20 किलोग्राम। अगर कुल की बात करें, कुल टिन कितना होगा, तो कितना होगा 24 + 20 बराबर 44 किलोग्राम। तो मिश्र धातु में टिन कितना होगा 44 किलोग्राम। और अगर बात करें कि शीशा कितना होगा, तो कुल कितना है हमारे पास 60 + 100 160। 160 में अगर 44 घटा देंगे तो वो क्या बचेगा, शीशा। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, टिन। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक महाविद्यालय में कला, वाणिज्य तथा विज्ञान में अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात 3:5:8 है। यदि इन विभागों में छात्रों की संख्या में क्रमशः 20%, 40% और 25% की वृद्धि हुई हो, तो अब इन विभागों में छात्रों की संख्या का अनुपात क्या है। तो यहां से क्या है, एक महाविद्यालय में कला, वाणिज्य और विज्ञान में अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात है, फिर उनमें कुछ वृद्धि हुई और उसके बाद में पूछा है कि अब इनका नया अनुपात क्या होगा।
तो अगर हम बात करें कि अनुपात में कोई भी संख्या मिले और साथ में क्या हो, प्रतिशत हो, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, जैसे कि अनुपात है 3, 5 और 8 है, ये क्या है, कला, वाणिज्य और विज्ञान, तीनों का क्या है, अनुपात है छात्रों का 3:5:8, 3:5:8 के अनुपात में है। फिर उनमें 20%, 40% और 25% की क्या हुई, वृद्धि हुई। तो उसके बाद में पूछा कि इनका नया अनुपात क्या होगा। तो अगर हमारे पास अनुपात मिले और साथ में क्या हो, प्रतिशत हो, तो डायरेक्ट हम इनको क्या करेंगे, 3, 5 और 8 न मान के, क्योंकि हम प्रतिशत में क्या करते हैं, प्रतिशत का मतलब हम 100 मानते हैं, तो इनको भी 100 से क्या कर देंगे, डायरेक्ट गुणा। और अगर अनुपात में हम किसी भी संख्या से गुणा करें या भाग करें, सभी संख्याओं को, एक संख्या को नहीं, सभी को अगर कुछ भी हम करें, गुणा भाग, किसी भी संख्या से गुणा भाग करें, तो उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा, क्योंकि समान संख्याओं को करेंगे हम लोग। तो ये क्या है, 3, 5, 8 को हमने क्या मान लिया, 300, 500 और 800, क्योंकि ये क्या है, प्रतिशत में। अब आगे प्रतिशत में वृद्धि या कमी होगी, तो उसमें हमें सॉल्यूशन करने में क्या होगी, आसानी होगी। तो आगे है अब 20, 40 और 25% की क्या हुई, वृद्धि, 20, 40 और 25। अब इनमें ये क्या की गई, वृद्धि की गई। अब बात करें हम 300 में 20% वृद्धि अगर की गई, तो उसके बाद में छात्रों की संख्या कितनी होगी, या तो हम डायरेक्ट इसको निकाल लेंगे या फिर साइड में कर लेंगे। 300 का 20% कितना होगा, 20/100, क्योंकि प्रतिशत है तो बटा में क्या करेंगे, 100 लगाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये क्या हुआ, 60। तो इनमें क्या होगी, 60 की वृद्धि होगी। पहले कितने थे, 300, अब 60 की क्या हुई, वृद्धि। तो अब नई संख्या कितनी हो गई, 360। अब अगले की अगर बात करें, 500 का 40% कितना होगा, 500 गुना 40/100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये क्या हुआ, 500 20, 200, मतलब 500 का अगर 40% निकाले तो कितना होगा, 200। तो 200 की क्या होगी, इनमें वृद्धि होगी, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वृद्धि हुई। तो 500 प्लस 200 कितना हुआ, 700। अब आगे बात करें कि 800 का 25%, तो यहां से क्या है, 800 का 25/100, 800 का 25% कितना होगा, 200, क्योंकि 25 का मतलब क्या हुआ, 1/4। तो यहां से ये क्या हुआ, 200 बढ़ेगा तो कितना होगा, 1000। पहले कितना था, 300, 500 और 800, अब नया कितना हो गया, 360, 700 और 1000। अब अगर बात करें कि इनका नया अनुपात की बात करें, तो अनुपात में हम क्या करेंगे, छोटे से छोटा रूप, तो 0 से 0 कैंसिल। फिर देखो किससे कटेगा, ये 2 से कटेगा, तो 18, 35 और 50। आगे कटेगा क्या, किसी से 3 से कटेगा, ये 3 से नहीं कटेगा। तो ये क्या होगा, अब नया अनुपात होगा हमारा। तो नया अनुपात क्या होगा, 18, 35 और 50, जो कि क्या है, कला, वाणिज्य, विज्ञान के छात्रों में जो वृद्धि हुई, वृद्धि के बाद में इनका नया अनुपात है। तो ऐसे अगर अनुपात मिले, प्रतिशत मिले, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इनको 100 से गुणा करके लिखेंगे अनुपातों में। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कॉलेज में कला तथा वाणिज्य संकाय में विद्यार्थी क्रम से 4:5 के अनुपात में थे। वाणिज्य संकाय में 65 और विद्यार्थियों द्वारा प्रवेश लेने पर यह अनुपात क्रम से 8:11 हो गया। कला संकाय में कितने विद्यार्थी हैं। तो ये क्या है,
कला और वाणिज्य। कला और वाणिज्य क्या है? दो संकायों में विद्यार्थी क्रम से 4:5 के अनुपात में थे। ये क्या है? 4:5 में इनमें क्या है? विद्यार्थी है या थे। उसके बाद में वाणिज्य संकाय में 65 विद्यार्थी और आ गए। यहां क्या है? प्लस 65 विद्यार्थी और हो गए। उसके बाद में नया अनुपात कितना हुआ इनका? 8:11। 8:11। और पूछा गया है कला संकाय में कितने विद्यार्थी हैं। मतलब इसमें क्या है? जितने पहले थे उतने ही अब है, तो इसमें कोई चेंजमेंट नहीं हुआ। तो मतलब इसमें कितने विद्यार्थी थे पहले या कितने अब हैं, दोनों क्या होगा? समान होगा। तो अगर बात करें कि ये क्या है, इनको मतलब अनुपात है, x से गुणा कर सकते हैं क्योंकि हमें सॉल्यूशन करना है। तो x अगर समान संख्या से गुणा करे या भाग दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनमें। तो इनका नया पुराना अनुपात कितना था? 4x/5x। क्योंकि अनुपात को हमने पहले भी पढ़ लिया कि बटा में भी लिख सकते हैं। तो ये तो क्या है? कला का अनुपात, ये वाणिज्य का अनुपात। और वाणिज्य में क्या है कि 65 विद्यार्थी और आ गए, प्लस में 65। ऊपर वाला क्या है? कला का समान रहेगा क्योंकि उसमें कोई चेंजमेंट नहीं हुआ। अब नया अनुपात, ये क्या है? अनुपात है, पहले था 4 और 5x। फिर प्लस में क्या है कि वाणिज्य में 65 विद्यार्थी और आ गए, तो हमने प्लस 65 कर दिए। तो नया अनुपात इसका कितना हुआ? 8:11। 8:11। अब इसको अगर हल करें तो ये क्या हुआ? 44x बराबर, इस इनको क्या करेंगे? वज्र गुणा करेंगे, ऊपर को नीचे से, नीचे को ऊपर से। ये हुआ 40x प्लस 0 420 520। अब ये क्या है? 44x आगे है 40x। तो इसको अगर हम इस साइड ट्रांसफर करें तो ये क्या होगा? माइनस का। तो 44x में से अगर 40x गया तो हम लिखेंगे डायरेक्ट 4x बराबर कितना है? यहां बचा 520। 520 हमें मान किसका चाहिए था? 4x का। या फिर हम निकाले, पहले x का मान निकाले, 4 का क्या करेंगे? भाग देंगे, वापस 4 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। चाहे तो निकाल भी सकते हैं। x बराबर क्या होगा? 130। क्योंकि 4 का क्या करेंगे? भाग देंगे। फिर वापस इसको क्या करेंगे? हमें तो मान किसका चाहिए? 4x। क्योंकि अनुपात में क्या है? कला का अनुपात 4x था। तो 4x का अगर मान निकालेंगे तो डायरेक्ट भी है 520, या फिर 130 को वापस 4 से गुणा करेंगे तो भी क्या होगा? 520। तो कला में पहले कितने विद्यार्थी थे? 520 विद्यार्थी थे। तो इस टाइप से हम अनुपात का क्वेश्चन हल करेंगे। इसी टाइप से आयु का क्वेश्चन भी मिलेंगे हमें। तो एज से रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे आगे। अब आगे करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 3 विद्यालयों ए, बी तथा सी में सी के छात्रों का अनुपात क्रमशः 5:4:7 है। इन विद्यालयों में छात्रों की संख्या में क्रमशः 20%, 25% तथा 20% की वृद्धि होने पर यह अनुपात क्या होगा? विद्यालय क्या है? ए, बी और सी। इनका अनुपात है 5:4:7। अब जैसे कि हम लोग अभी कर चुके ऐसा सेम क्वेश्चन कि अगर अनुपात में मिले और प्रतिशत में कमी और वृद्धि हो तो हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्ट इनको 100 से गुणा करके लिख देंगे। क्योंकि प्रतिशत का मतलब हम कितना मानते हैं? 100। और फिर काटने में या सॉल्यूशन करने में हमें क्या होगी? सुविधा होगी। तो ये क्या है? इनका अनुपात। विद्यालय
तीन विद्यालय ए, बी तथा सी के छात्रों का अनुपात है, तो ए में कितने हैं 500, बी में 400 और सी में 700। अब इनमें क्या है 20%, 25% और 20% की क्या हुई वृद्धि हुई। वृद्धि होने पर यह अनुपात क्या होगा, मतलब पहले ये था अनुपात, अगर इनमें 25, 20 और 20 की क्या हुई 20, 25 और 20 की वृद्धि हुई तो नया अनुपात ज्ञात करो। अब जैसे कि हम लोग कर चुके अभी, तो 500 का अगर 20% निकाले तो कितना होगा, डिसाइड करते हैं। 500 का 20/100 तो ये कितना होगा 100। तो यहां से क्या हुई 100 की वृद्धि। तो पहले अगर 500 था, अब कितना हुआ 600। अब आगे अगर बी की बात करें तो बी में 400 का अगर 25% निकाले, 400 गुणा 25/100 तो ये भी कितना होगा 100। तो यहां से भी 100 की वृद्धि हुई। तो पहले क्या था 400, अब कितना हुआ 500। अब आगे बात करें कि 700 का 20%, 700 का 20/100 ये कितना हुआ 140। तो 140 की अगर वृद्धि करें तो ये कितना हुआ 840। अब नया अनुपात तो ये भी हो गया। बाकी अनुपात में क्या करेंगे हम, छोटे से छोटा रूप लेंगे, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब आगे देखो ये क्या 2 से कटेगा, तो यहां से है 30, यहां से 30, फिर 25 और आगे है 42। अब आगे अगर ये 3 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, ये 3 से नहीं कटेगा, ये सिर्फ 5 से कटेगा, जो कि 42 5 से नहीं कटेगा। तो ये क्या हुआ अब फाइनल अनुपात हुआ हमारा। तो अगर बात करें कि ए, बी और सी का वृद्धि होने के बाद में अनुपात क्या होगा, तो ये होगा 30, 25 और 42। अब आगे करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, तीन संख्याएं क्रमशः 3:4:5 के अनुपात में है। पहली तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 52 अधिक है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो हमारे पास क्या है, तीन संख्याएं हैं जिनका अनुपात है 3:4:5 के अनुपात में है तीनों संख्याएं। फिर आगे है पहली तथा तीसरी संख्या का योग। अगर हम इनको x लगाएं गुणा में, तो पहली और तीसरी संख्या का योग कितना हुआ 5 और 3 8x। पहली और तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 52 अधिक है। दूसरी संख्या क्या है 4x। अगर इसमें 52 जोड़ दे तो ये संख्या क्या होगी, दोनों बराबर। मतलब अगर पहली और तीसरी संख्या के योग को दूसरी संख्या से कंपेयर करें तो दूसरी संख्या में क्या करना पड़ेगा 52 जोड़ना पड़ेगा, फिर दोनों संख्या क्या होंगी बराबर होंगी। तो अगर हम संख्या निकालेंगे तो संख्या के लिए हमें क्या चाहिए, गुणज जो है तीनों में समान है x, तो हमें x का मान चाहिए। x के लिए क्या करेंगे 4x को अगर ट्रांसफर करें इस साइड तो ये क्या होगा माइनस में। यहां से अगर 8x में से 4x गया तो कितना बचेगा 4x। आगे इस साइड कितना बचा 52, तो ये क्या बचेगा 8x में से अगर 4x गया तो 4x बचेगा। तो 4x बराबर क्या है 52, तो x का मान कितना आया 13। फिर आगे क्या है सबसे बड़ी संख्या क्या है। x का मान अगर हमारे पास 13 है तो हम अगर संख्या निकालना चाहे तो 13 से क्या करेंगे सभी संख्याओं को गुणा करेंगे। यहां से ये क्या होगा 39, ये होगा 52 और ये होगा 65।
अगर सबसे बड़ी संख्या पूछे हमारे पास तो सबसे बड़ा मतलब गुणज कितना है, 5x है, तो 5x हमें निकालना है। तो 5x को क्या करेंगे, 5 गुणा x का मान है 13, तो ये क्या होगा 65। तो हमें सबसे बड़ी संख्या पूछी थी, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 65। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, इनका गुणनफल 96 है, तो इनका योगफल कितना होगा। तो दो संख्याएं हैं, क्या है 2:3 के अनुपात में है, तो x लगाएंगे इनके साथ में, तो 2x और 3x। तो दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, इनका गुणनफल क्या है 96 है, और आगे क्या है इनका योगफल कितना होगा। संख्या अनुपात में है 2x और 3x, तो गुणनफल की अगर बात करें तो क्या होगा 2x गुणा 3x बराबर क्या है 96, यही होगा गुणनफल। अब हमें क्या x का मान चाहिए, क्योंकि x से हम क्या करेंगे संख्या निकालेंगे, तो x और x क्या होगा x स्क्वायर बराबर 3 को अगर 2 से गुणा करें ये क्या होगा 6x स्क्वायर। ये इस पूरे का मान कितना हुआ 6x स्क्वायर, क्योंकि पहले अगर संख्या को संख्या से गुणा करें तो क्या हुआ 6, और x को x से गुणा करें तो ये क्या हुआ x स्क्वायर बराबर 96। हमें x का मान चाहिएगा, तो x रखेंगे और 6 को क्या करेंगे बटा में ट्रांसफर करेंगे, तो ये क्या होगा 1 और 6, 16 बार भाग जाएगा 6 का। अब x स्क्वायर का मान क्या है, x स्क्वायर बराबर है 16, तो x का मान क्या होगा √16, क्योंकि वर्गमूल करेंगे दोनों का। अगर x स्क्वायर का वर्गमूल करें तो x आएगा, और 16 का वर्गमूल करें तो ये क्या होगा 4। तो x का मान कितना आया हमारे पास 4। अब आगे है कि इनका योगफल कितना होगा, तो योगफल अगर बात करें यहां से क्या होगा 3 और 2 5, क्योंकि योगफल करेंगे तो 5 होगा, अगर गुणा करें तो 6 होगा, तो ये क्या हुआ योगफल 5x। तो हम डायरेक्ट 5x इस टाइप से भी निकाल सकते हैं, तो 5 गुणा x का मान कितना है 4, तो योगफल इनका कितना होगा 20। या फिर हम x का मान निकाल लिया हमने, तो x को अगर गुणा करके संख्या निकालना चाहें तो संख्या क्या होगी यहां से होगी, क्योंकि x का मान क्या है 4, तो 4 दूनी ये पहली संख्या हुई 8 और अगली संख्या हुई 12, ये क्या है संख्या। अब अगर हमें योगफल पूछा है तो 8 और 12 भी कितना होगा 20, या फिर हम डायरेक्ट 5x से निकालना चाहें तो भी कितना होगा 20। तो अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, 3 संख्याएं 5:6:7 के अनुपात में है, यदि इन संख्याओं का गुणनफल 5670 मतलब 5670 हो तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब 3 संख्या क्या है 5:6:7 के अनुपात में है, और इनका गुणनफल यहाँ क्या करेंगे हम लोग x लगाएंगे, तो इनका गुणनफल की अगर बात करें 5x गुणा 6x गुणा 7x, गुणनफल कितना है इनका 5670, गुणनफल है 5670। अब आगे पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। हमें पता है कि गुणज सबसे बड़ा किसका है 7x का, तो सबसे बड़ी संख्या भी क्या होगी 7x। अब हमें क्या चाहिए x का मान चाहिए, क्योंकि 7x कोई संख्या है नहीं, तो x का मान निकालेंगे। तो यहां से देखो
x क्या है, 1 2 और 3 बार है और गुणा में है, तो मतलब क्या हुआ, x की पावर कितनी हुई, 3। और अगर 5 6 और 7 को हम डायरेक्ट पहले लिख लेंगे, 6 को 5 से अगर गुणा करें तो हुआ 30 और 30 को 7 से करें तो हुआ 210। तो ये क्या हुआ, 210 x की पावर 3 बराबर कितना आया, 5670। अब अगर बात करें कि ऐसी कौन सी संख्या निकाले, या फिर हम क्या करेंगे 200, क्योंकि हमें x का मान चाहिए तो हम x का पद रखेंगे, बाकी जो संख्या है उसको क्या करेंगे, बटा में ट्रांसफर करेंगे। तो ये हुआ 210, तो 210 हट गया। अब इसको काटेंगे तो 0 से 0। अब अगर 21 से काटे 2 बार कटेगा 42, फिर बचा कितना 14, क्योंकि 56 में से अगर 42 गया तो 14 बचेगा। अब आगे 7 बार ही जाएगा ये 27, तो पूरा भाग कितनी बार जाएगा ये 27 बार। तो x की पावर 3 बराबर कितना हुआ 27। अब हमें x का मान चाहिए, x के लिए क्या करेंगे, इन तीनों का क्या करेंगे, दोनों का घनमूल करेंगे। अभी हमने वर्गमूल किया था, अब घनमूल करेंगे। तो x की पावर 3 का घनमूल तो कितना हुआ x, और 27 का घनमूल क्या होगा, मतलब ऐसी कौन सी संख्या है इसको अगर 3 बार गुणा करें तो 27 होगा, तो क्या होगा वो 3। तो x का मान कितना है हमारे पास, x का मान आया 3। अब बात करें कि सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारे पास 7x। तो 7x का मतलब x का मान कितना है 3, तो 7 गुणा 3 बराबर 21। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 21। अगर सबसे छोटी संख्या पूछे तो जो छोटा गुणज है उसके साथ में x का मान रखेंगे। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, 5 केले तथा 4 सेबों का मूल्य 3 केले तथा 7 सेबों के मूल्य के बराबर है। 1 केले तथा 1 सेब का मूल्य का अनुपात क्या होगा। अब यहां से क्या है, केले और सेब, मान लो कि इसको हमने x मान लिया, इसको y। तो आगे क्या है, 5 केले तथा 4 सेबों का मूल्य 5 केले तथा 4 सेबों का मूल्य जो कि बराबर क्या है 3 केले तथा 7 सेबों का मूल्य, ये दोनों क्या है बराबर। तो अब आगे क्या है, 1 सेब तथा 1 केले का मूल्य ज्ञात करो। तो ये तो क्या है 5 केले 4 सेब का जो मूल्य है वो अगर मतलब क्वांटिटी क्या है इनकी चेंज की गई है, यहाँ 5 केले और 4 सेब है, यहाँ 3 केले और 7 सेब है। तो आगे पूछा है कि अगर 1 केले और 1 सेब का मूल्य अलग अलग क्या होगा। तो यहाँ से देखो 5x मतलब जो केले की क्वांटिटी है और सेब की क्वांटिटी है दोनों को अलग अलग करेंगे। तो यहाँ है 5x, ये है 3x, तो 3x को हम इस साइड लाएं तो ये क्या होगा माइनस का 3x। अब आगे यहाँ बचा 7y, अगर इस 4y को ट्रांसफर करें तो ये भी क्या होगा माइनस का 4y। इनको घटाएं तो ये बचा 2x बराबर 3y। अब हमें मान किसका चाहिए x और y का। तो यहां से x y को अगर इसके बटा में लाएं तो y बराबर क्या होगा, यहां से 3 और यहां से 2, क्योंकि 3 ये बचा, 2 को इसके बटा में ट्रांसफर करेंगे तो ये तो क्या हुआ x का मान और ये क्या हुआ y का मान। तो पूछा गया था कि 1 सेब और 1 केले का मूल्य, तो 1 सेब का मूल्य तो क्या है, सेब को y माना था तो 2 और केले का मूल्य क्या है 3। तो x प्लस वाई बराबर क्या होगा 3 प्लस 2 बराबर 5। तो या फिर हम अगर लिखना चाहें कि 1 सेब और 1 केले का मूल्य क्या होगा 5। अब करते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है, हरि के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गे हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 48 तथा पैरों की संख्या 140 हो तो उसके पास कितने मुर्गे हैं? अब देखो क्या है, गाय और मुर्गे। अगर बात करें हम कि हमारे पास दिया हुआ कितना है, सिर की संख्या तो क्या है 48 और पैरों की संख्या 140। अब हमें पता है कि सिर तो चाहे गाय हो चाहे मुर्गा हो या मुर्गे हो, जो भी है, सिर की संख्या क्या होगी सभी में एक। तो मतलब टोटल की अगर बात करें गाय प्लस मुर्गे, टोटल तो कितने हैं 48, मतलब 48 है। अब पैरों की संख्या क्या है, अलग अलग है। मुर्गे में क्या होंगे पैर 2 और गाय में क्या होंगे 2 + 2 मतलब 4, 2 आगे 2 पीछे। तो अगर हम बात करें कि सिर की संख्या क्या है 48, तो अगर बात करें कि हम मान लो कि एक बार गाय के भी कितने पांव है 2 और मुर्गे के भी कितने पांव है 2, अगर 2 पांव हम माने तो 48 के हिसाब से टोटल पैरों की संख्या कितनी हुई 96, क्योंकि 48 × 2 48 के हिसाब से कितने हुए 96, क्योंकि मुर्गे के तो 2 पांव है ही, हमें पता ही है। आगे अगर गाय की बात करें तो गाय के भी 2 और 2 4 होंगे, बाकी हमने अगर 2 मान लिया तो कुल पैरों की संख्या कितनी हुई 96। हमारे पास पैरों की संख्या कुल कितनी दी हुई है 140, तो हमारे पास बच गए कितने और, तो 96 में से अगर घटाएं तो ये कितना बचा 44 पैर और बच गए अभी, क्योंकि मुर्गे के 2 पांव हमने काउंट कर लिए, गाय के भी 2 पांव काउंट कर लिए। अब बच क्या गए, गाय के हमने 2 ही काउंट किए थे, 2 और बच गए अभी। तो 2 अगर और बच गए तो अगर 2 का इसमें भाग दे तो ये क्या हुआ 22, मतलब गायों की संख्या आएगी, क्योंकि 44 पांव किसके बचे थे गाय के, जो कि क्या थे पीछे के आगे के, जो भी मान लो 2 पांव बच गए। अगर 2 का इसमें भाग दे तो सिरों की संख्या कितनी आएगी गाय की 22। तो अगर गाय की संख्या 22 है तो मुर्गे की संख्या कितनी होगी, टोटल 48 में से अगर 22 घटाएं, पूछा क्या है मुर्गे की संख्या ही पूछी थी या फिर मुर्गे की संख्या, तो 48 में से अगर 22 जो गायों की संख्या है वो घटाएंगे तो ये क्या बचेगा मुर्गों की संख्या, क्योंकि हमारे पास 44 ये क्या आया, जो हमने 2 पांव काउंट नहीं किए थे। तो 2 पांव अगर एक गाय के हमने 2 पांव छोड़ दिए तो अगर 44 पांव आए हमारे पास तो कितने गायों के थे वो 22 गायों के, क्योंकि 2 का भाग देंगे 22 गायें हैं, तो कुल में से अगर 22 घटाएंगे तो ये क्या बचेंगे मुर्गे। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 2 छात्रों की, अब ये क्या है आयु के क्वेश्चन है, क्योंकि अनुपात समानुपात में सब कुछ मिक्स है इसमें। तो आयु के क्वेश्चन है, 2 छात्रों की आयु का अनुपात 3:2 है, इनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, छोटे छात्र की आयु कितनी होगी। तो 2 छात्रों की आयु तो क्या है 3:2 के अनुपात में है। फिर आगे है कि इनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, 5 वर्ष बड़ा है एक, यहां क्या लगाएंगे x लगाएंगे। तो देखो 5 वर्ष बड़ा है, बड़ा का मतलब क्या है कि इन दोनों का क्या है ये अंतर है, अंतर आएगा तभी तो बड़ा छोटा होगा। तो इनका अंतर तो कितना आएगा 3x में से अगर 2x गया तो बचा x या फिर 1x, इसका कोई मतलब नहीं है। तो x बड़ा है जो कि बराबर किसके है 5 के, तो यहां से x का मान डायरेक्ट कितना आएगा 5 आएगा।
क्योंकि यहाँ अंतर कितना है x का और यहाँ अंतर कितना है 5 का। तो x बराबर कितना आया 5। अब पूछा गया है कि छोटे छात्र की आयु कितनी होगी। छोटा कौन सा है 2x, तो 2x को अगर निकाले मान इसका 2 गुणा 5 बराबर 10, तो छोटे छात्र की आयु कितनी होगी 10 वर्ष। और अगर बड़े की पूछे तो 3 से गुणा कर देंगे 5 को, तो ये क्या होगी 15 वर्ष। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है आयु का ही है। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। तो ये तो क्या है वर्तमान अनुपात क्या है 4:5, और 5 वर्ष बाद यह अनुपात मतलब 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो अब देखो ये क्या है अनुपात में x लगाएंगे इनके, तो 4x प्लस 5x, तो वर्तमान में तो ये है और 5 वर्ष बाद ये हो जाएगा, तो मतलब 4x प्लस 5 इनको बटा में लिखेंगे 4x बटा 5x। अब इनमें क्या है 5 वर्ष अगर जोड़ दिया जाए प्लस 5, इसमें भी प्लस 5, तो नया अनुपात क्या होगा 5:6। तो अब इनको क्या करेंगे वज्र गुणा करेंगे, तो वज्र गुणा ऊपर को नीचे से, नीचे को ऊपर से, ये हुआ 24x प्लस 30 बराबर 5 को करेंगे इससे 25x प्लस 25। अब अगर इनको घटाएं 24x को उस साइड ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा 25x में से घटेगा तो 25x माइनस 24x बराबर 25 को हम इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा 30 में से घटेगा 30 माइनस 25, तो यहां से बचा x बराबर कितना बचा 5। x का मान आ गया हमारे पास 5। अब पूछा गया है a की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो ये क्या है वर्तमान का अनुपात था, तो a क्या है ये 4x, तो हमें 4x का मान ज्ञात करना है। 4x बराबर 4 गुणा 5 बराबर 20। तो a की वर्तमान क्या है आयु क्या होगी 20 वर्ष। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 3 संख्याओं का योग 64 है। पहली तथा दूसरी संख्याओं का अनुपात 3:5 है, जबकि दूसरी तथा तीसरी संख्याओं का अनुपात 5:8 है। दूसरी संख्या क्या है। तो हमारे पास क्या है 3 संख्याओं का योग तो कितना है 64। तो मान लो कि 3 संख्या क्या है a, b और c है। तो इनमें पहली और दूसरी संख्याओं का अनुपात क्या है 3:5। आगे है दूसरी तथा तीसरी संख्याओं का अनुपात है 5:8। तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो इस टाइप के हमने क्वेश्चन कर लिए। जैसे कि अगर अलग अलग अनुपात आए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इनका मिश्र अनुपात निकालेंगे। तो मिश्र अनुपात के लिए क्या करेंगे, अगर बीच में अगर समान हो तो समान के लिए तो क्या करेंगे हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या फिर इनके बराबर में जो संख्या है उस संख्या को लिखेंगे यहाँ 5। तो यहां से क्या होगा इनको गुणा करेंगे 15, 25 और 40। अब इनको छोटे से छोटे रूप में करेंगे तो 5 से कटे गए 3, 5 और 8। तो ये क्या हुआ इनका सम्मिश्र अनुपात
अब बात करें कि इनका योग, x यहां अगर लगाएं 3x 5x और 8x, इनका योग हमें कितना दिया हुआ है 64। तो इनका अगर योग करें तो 5 और 8 13 और 3 16, तो 16x बराबर कितना है 64। हमें x का मान चाहिए, तो x के मान के लिए क्या करेंगे, 16 का क्या करेंगे भाग देंगे 64 में, तो 4 बार जाएगा, तो x का मान कितना आया 4। अब हमसे पूछा है कि दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी का मतलब b का मान क्या होगा। यहां से हमारे पास b दूसरी संख्या है 5x, तो 5x का अगर मान निकालें तो x का मान क्या है 4, तो 5 गुणा 4 बराबर 20। तो ये 5x क्या है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या का मान क्या होगा 20। तो या फिर हम इसको लिख सकते हैं b बराबर, क्योंकि हमने दूसरी संख्या को क्या माना है b। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर है, पहली संख्या का दूसरी संख्या से क्या अनुपात है। तो एक संख्या मान लो कि a और b है, तो a का 40% मतलब a का 40% मतलब 40/100। आगे है, एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर है। अगर इसके हम 3/5 करें तो दोनों संख्या क्या होंगी बराबर है के बराबर है, तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या होगा। अब अगर इसको हल करना चाहें तो क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 5 बार, तो a का 2/5 बराबर b का 3/5, 5 से 5 भी कैंसिल। अब हमें मान क्या चाहिए, a अनुपात b चाहिए, तो a बटा b को क्या करेंगे, इसके बटा में ट्रांसफर करेंगे, बराबर जहां बचा 3 और 2 को क्या करेंगे, इसके बटा में ट्रांसफर करेंगे, तो ये बचा 3/2। तो a का मान क्या हुआ 3, b का मान 2। तो अगर बात करें अनुपात की, तो a अनुपात b बराबर क्या होगा 3/2। तो यही हमसे पूछा था कि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या होगा, तो ये होगा 3/2। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, 5 केले तथा 4 सेबों का मूल्य 3 केले तथा 7 सेबों के मूल्य के बराबर है, एक केले तथा एक सेब का मूल्य का अनुपात क्या होगा। अब यहां से क्या है, केले और सेब, मान लो कि इसको हमने x मान लिया, इसको y। तो आगे क्या है, 5 केले तथा 4 सेबों का मूल्य 5 केले तथा 4 सेबों का मूल्य जो कि बराबर क्या है 3 केले तथा 7 सेबों का मूल्य, ये दोनों क्या है बराबर। तो अब आगे क्या है, एक सेब तथा एक केले का मूल्य ज्ञात करो। तो ये तो क्या है 5 केले 4 सेब का जो मूल्य है वो अगर मतलब क्वांटिटी क्या है इनकी चेंज की गई है, यहाँ 5 केले और 4 सेब है, यहाँ 3 केले और 7 सेब है। तो आगे पूछा है कि अगर एक केले और एक सेब का मूल्य अलग अलग क्या होगा। तो यहाँ से देखो 5x मतलब जो केले की क्वांटिटी है और सेब की क्वांटिटी है दोनों को अलग अलग करेंगे, तो यहाँ है 5x, ये है 3x, तो 3x को हम इस साइड लाएं तो ये क्या होगा माइनस का 3x। अब आगे यहाँ बचा 7y, अगर इस 4y को ट्रांसफर करें तो ये भी क्या होगा माइनस का 4y।
इनको घटाएं तो ये बचा 2x बराबर 3y। अब हमें मान किसका चाहिए, x और y का। तो यहां से x y को अगर इसके बटा में लाएं तो y बराबर क्या होगा, यहां से 3 और यहां से 2, क्योंकि 3 ये बचा, 2 को इसके बटा में ट्रांसफर करेंगे तो ये तो क्या हुआ x का मान और ये क्या हुआ y का मान। तो पूछा गया था कि एक सेब और एक केले का मूल्य, तो एक सेब का मूल्य तो क्या है, सेब को y माना था तो 2 और केले का मूल्य क्या है 3। तो x प्लस वाई बराबर क्या होगा, 3 प्लस 2 बराबर 5। तो या फिर हम अगर लिखना चाहें कि एक सेब और एक केले का मूल्य क्या होगा 5। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हरि के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गे हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 48 तथा पैरों की संख्या 140 हो तो उसके पास कितने मुर्गे हैं। अब देखो क्या है, गाय और मुर्गे। अगर बात करें हम कि हमारे पास दिया हुआ कितना है, सिर की संख्या तो क्या है 48 और पैरों की संख्या 140। अब हमें पता है कि सिर तो चाहे गाय हो चाहे मुर्गा हो या मुर्गे हो जो भी है, सिर की संख्या क्या होगी सभी में 1। तो मतलब टोटल की अगर बात करें गाय प्लस मुर्गे, टोटल तो कितने हैं 48, मतलब 48 है। अब पैरों की संख्या क्या है, अलग अलग है, मुर्गे में क्या होंगे पैर 2 और गाय में क्या होंगे 2 प्लस 2 मतलब 4, 2 आगे 2 पीछे। तो अगर हम बात करें कि सिर की संख्या क्या है 48, तो अगर बात करें कि हम मान लो कि एक बार गाय के भी कितने पांव हैं 2 और मुर्गे के भी कितने पांव हैं 2, अगर 2 पांव हम माने तो 48 के हिसाब से टोटल पैरों की संख्या कितनी हुई 96, क्योंकि 48 गुणा 2 48 के हिसाब से कितने हुए 96, क्योंकि मुर्गे के तो 2 पांव है ही, हमें पता ही है। आगे अगर गाय की बात करें तो गाय के भी 2 और 2 4 होंगे, बाकी हमने अगर 2 मान लिया तो कुल पैरों की संख्या कितनी हुई 96। हमारे पास पैरों की संख्या कुल कितनी दी हुई है 140, तो हमारे पास बच गए कितने और, तो 96 में से अगर घटाएं तो ये कितना बचा 44 पैर और बच गए अभी, क्योंकि मुर्गे के 2 पांव हमने काउंट कर लिए, गाय के भी 2 पांव काउंट कर लिए। अब बच क्या गए, गाय के हमने 2 ही काउंट किए थे, 2 और बच गए अभी। तो 2 अगर और बच गए तो अगर 2 का इसमें भाग दे तो ये क्या हुआ 22, मतलब गायों की संख्या आएगी, क्योंकि 44 पांव किसके बचे थे गाय के, जो कि क्या थे पीछे के आगे के जो भी मान लो 2 पांव बच गए। अगर 2 का इसमें भाग दे तो सिरों की संख्या कितनी आएगी गाय की 22। तो अगर गाय की संख्या 22 है तो मुर्गे की संख्या कितनी होगी, टोटल 48 में से अगर 22 घटाएं, पूछा क्या है मुर्गे की संख्या ही पूछी थी या फिर मुर्गे की संख्या, तो 48 में से अगर 22 जो गायों की संख्या है वो घटाएंगे तो ये क्या बचेगा मुर्गों की संख्या, क्योंकि हमारे पास 44 ये क्या आया जो हमने 2 पांव काउंट नहीं किए थे। तो 2 पांव अगर एक गाय के हमने 2 पांव छोड़ दिए तो अगर 44 पांव आए हमारे पास तो कितने गायों के थे वो 22 गायों के, क्योंकि 2 का भाग देंगे 22 गायें हैं तो कुल में से अगर 22 घटाएंगे तो ये क्या बचेंगे मुर्गे। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है
दो छात्रों की, अब ये क्या है, आयु के क्वेश्चन है, क्योंकि अनुपात समानुपात में सब कुछ मिक्स है इसमें। तो आयु के क्वेश्चन है, दो छात्रों की आयु का अनुपात 3:2 है। इनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, छोटे छात्र की आयु कितनी होगी। तो दो छात्रों की आयु तो क्या है, 3:2 के अनुपात में है। फिर आगे है कि इनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, 5 वर्ष बड़ा है एक, यहां क्या लगाएंगे, x लगाएंगे। तो देखो 5 वर्ष बड़ा है, बड़ा का मतलब क्या है कि इन दोनों का क्या है, ये अंतर है। अंतर आएगा तभी तो बड़ा छोटा होगा। तो इनका अंतर तो कितना आएगा, 3x में से अगर 2x गया तो बचा x, या फिर 1x, इसका कोई मतलब नहीं है। तो x बड़ा है जो कि बराबर किसके है, 5 के। तो यहां से x का मान डायरेक्ट कितना आएगा, 5 आएगा, क्योंकि यहां अंतर कितना है x का और यहां अंतर कितना है 5 का। तो x बराबर कितना आया, 5। अब पूछा गया है कि छोटे छात्र की आयु कितनी होगी। छोटा कौन सा है, 2x। तो 2x को अगर निकाले मान इसका, 2 गुणा 5 बराबर 10। तो छोटे छात्र की आयु कितनी होगी, 10 वर्ष। और अगर बड़े की पूछे तो 3 से गुणा कर देंगे 5 को, तो ये क्या होगी, 15 वर्ष। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, आयु का ही है, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। तो ये तो क्या है, वर्तमान अनुपात क्या है, 4:5, और 5 वर्ष बाद यह अनुपात, मतलब 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो अब देखो ये क्या है, अनुपात में x लगाएंगे इनके, तो 4x प्लस 5x। तो वर्तमान में तो ये है और 5 वर्ष बाद ये हो जाएगा, तो मतलब 4x प्लस 5, इनको बटा में लिखेंगे, 4x बटा 5x। अब इनमें क्या है, 5 वर्ष अगर जोड़ दिया जाए, प्लस 5, इसमें भी प्लस 5, तो नया अनुपात क्या होगा, 5:6। तो अब इनको क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे। तो वज्र गुणा ऊपर को नीचे से, नीचे को ऊपर से, ये हुआ 24x प्लस 30 बराबर 5 को करेंगे इससे 25x प्लस 25। अब अगर इनको घटाएं, 24x को उस साइड ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, 25x में से घटेगा तो 25x माइनस 24x बराबर 25 को हम इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, 30 में से घटेगा 30 माइनस 25। तो यहां से बचा x बराबर कितना बचा, 5। x का मान आ गया हमारे पास 5। अब पूछा गया है a की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो ये क्या है, वर्तमान का अनुपात था, तो a क्या है, ये 4x। तो हमें 4x का मान ज्ञात करना है। 4x बराबर 4 गुणा 5 बराबर 20। तो a की वर्तमान क्या है, आयु क्या होगी, 20 वर्ष। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, उनके एलसीएम तथा एचसीएफ का गुणनफल 2028 है, तो इनका योगफल क्या होगा। अब संख्याएं क्या है, दो संख्याएं हैं जो कि क्या है, 3:4 के अनुपात में है। इनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल, एलसीएम गुणा
HCF बराबर कितना है 2028। तो इनका योगफल क्या होगा? अब देखो संख्याओं का अनुपात तो क्या है 3x और 4x, और एलसीएम HCF का गुणनफल कितना है 2028। अब जैसा कि हमने एलसीएम HCF में पढ़ा था कि अगर एलसीएम को HCF से गुणा कर दिया जाए तो वो किसके बराबर होगा? संख्याओं के गुणनफल के बराबर। एलसीएम को अगर HCF से गुणा कर दिया जाए तो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। यहाँ ये क्या है? संख्याओं का अनुपात है, तो संख्याओं का अनुपात ये है, तो संख्याओं का अनुपात का गुणनफल क्या होगा 3x गुणा 4x, जो कि बराबर किसके होगा 2028, क्योंकि ये भी संख्याओं का गुणनफल है, क्योंकि हमने x लगा लिया साथ में। अगर x नहीं होता तो वो क्या होता? अनुपात का गुणनफल होता। तो यहाँ से ये क्या होगा संख्याओं का गुणनफल, जो कि बराबर किसका है, किसके है 2028 के बराबर। अब बात करें यहाँ से, ये हुआ 12x² बराबर 2028। अब हमें x का मान चाहिए, तो 12 को हम काटेंगे अगर, तो इसके बटा में भेजेंगे 12। अब इसको छोटा करना चाहे तो ये होगा 1 बार 8, 6 बार 10, 9 बार 169। तो x² का मान कितना आया 169, x का मान कितना होगा 13, क्योंकि 169 का वर्गमूल कितना होगा 13। अब पूछा क्या है कि इनका योगफल क्या होगा, तो योगफल से पहले या तो हम संख्या निकालें या फिर डायरेक्ट इनका योगफल करें। तो 4 और 3 क्या होगा 7x, ये क्या होगा इनका योगफल, तो योगफल हुआ इनका 7x। x का मान कितना है 13, तो 7 गुणा 13 बराबर 91। तो इनका योगफल कितना होगा 91। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक संख्या का 40%। मान लो कि कितनी संख्या है, एक संख्या का 40%, दूसरी संख्या का 4/7 है। पहली तथा दूसरी संख्या के बीच का अनुपात क्या होगा? दो संख्या है a और b, दो संख्या है a और b। तो एक संख्या का 40%, इसका 40% मान लो 40/100। दूसरी संख्या का 4/7 है, दूसरी संख्या का है 4/7। तो पहली तथा दूसरी संख्या के बीच का अनुपात क्या होगा? तो अगर इसको हम छोटा करना चाहें तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से अगर इसको काटें तो 2/5। अब हमें मान किसका चाहिए, 2 को इससे भी काट सकते हैं 2। अब a/5 बराबर क्या है b का 2/7। तो पहली तथा दूसरी संख्या के बीच अनुपात क्या होगा? अगर अनुपात पूछा है तो हम लोग अनुपात करेंगे। अनुपात के लिए क्या करेंगे, इसको बटा में लाएंगे b को, तो a/b, जो कि ये क्या होगा a/b बराबर, अब 5 को अगर गुणा करें 2/7 के गुणा में करेंगे 5, क्योंकि नीचे क्या है ये बटा में, तो इसको गुणा में करेंगे तो आगे क्या है 10/7। a/b बराबर क्या हुआ 10/7। तो a/b बराबर कितना हुआ 10/7, जो कि यही पूछा था कि a पहली संख्या का दूसरी संख्या के साथ अनुपात क्या होगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।